हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस फर्स्ट ईयर। देखिए गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 अष्टांग हृदय का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर वायु के स्थान, पित्त के स्थान, कफ के स्थान एंड इसके जो टाइप्स होते हैं उनके सबके बारे में बताया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जैसे कि पता है अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, डेट शीट भी आ गई है, अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इसे वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। वायु के स्थान। पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शने इंद्रियम स्थानम वात्स्य तत्र आपी पक्वधानम विशेषतः। देखिए गाइज, अगर हम वात के स्थान की बात करें तो वात का स्थान, अगर विशेष स्थान की बात करें तो विशेष स्थान होता है पक्वाशय। पक्वाशय का मतलब क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। कटी का मतलब क्या होता है? इंग्विनल रीजन। इंग्विनल रीजन। और शक्ति, शक्ति का मतलब होता है लेग। श्रोत्र, श्रोत्र का मतलब क्या होता है? ईयर्स। अस्थि का मतलब होता है बोन। स्पर्श इंद्रियम, इसका मतलब है स्किन। ठीक है गाइज, तो वायु का स्थान अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है पक्वाशय, कटि, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शने इंद्रियम। देखिए गाइज, आपको ये श्लोक जो हैं वो याद करने पड़ेंगे वात के स्थान के, पित्त के स्थान के, कफ के स्थान के। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि पेपर में आता ही एक क्वेश्चन है, मतलब वात पे आ जाए, पित्त पे आ जाए, कफ पे आ जाए। तो इनके अगर आपको टाइप्स के श्लोक भी याद नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसके तो श्लोक आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको वात, पित्त, कफ के प्रकार के श्लोक याद हो जाएं तो वेल एंड गुड, उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको बता रही हूँ वात के स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन वात का विशेष स्थान है, कटी इंग्विनल रीजन, शक्ति ईयर्स, श्रोत्र अस्थि, सॉरी शक्ति का मतलब है लेग और श्रोत्र का मतलब है ईयर्स और अस्थि का मतलब है बोन्स, स्पर्शने यानी कि स्किन। ये सब जो है वो वात के स्थान हैं। अगर विशेष स्थान की बात की जाए तो विशेष स्थान कौन सा होगा? पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए अब हम देखते हैं पित्त का स्थान। पित्त का स्थान क्या है? नाभिर अमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसहा हृक स्पर्शनम चा पित्त से नाभि रत्र विशेषतः। देखिए नाभि, यहाँ पे अगर पित्त का स्थान मतलब विशेष स्थान माना जाए तो क्या होता है? नाभि। नाभि का मतलब क्या है? एम्बलिकल, एम्बलिकल रीजन, ठीक है। अमाशय यानी कि स्टमक, स्वेदो यानी कि स्वेट, लसिका, लसिका किसे बोलते हैं? लसिका बोलते हैं जब किसी के फुंसी फोड़े वगैरह हो जाते हैं या कोई जख्म हो जाता है, उसके अंदर से जो मतलब पानी निकलता है उसे बोला जाता है लसिका। रुधिरम यानी कि ब्लड। रस यानी कि आपको पता है, जब मैंने रस रक्त पढ़ाया था आपको, रस कहाँ से बनता है? आहार रस हम जब लेते हैं रस धातु को, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्शनम, स्पर्शनम चा पित्त से नाभि रत्र विशेषतः। जो नेत्र होते हैं और त्वचा जो होती है वो भी पित्त का स्थान बताया गया है, ठीक है। नेत्र को भी और त्वचा को भी पित्त का स्थान बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं कफ के स्थान। कफ के स्थान में अगर विशेष स्थान की बात हो तो विशेष स्थान होता है उर। उर क्या होता है? उर बोलते हैं हम चेस्ट को। कंठ, थ्रॉट, शिर, सिर, क्लोम, पेनक्रियाज, पर्व, स्मॉल जॉइंट्स एंड अमाशय यानी कि स्टमक, रसा, ये सब जो हैं क्या बताए गए हैं? कफ के स्थान। इसके साथ साथ मेद यानी कि, यहाँ पे देखिए, मेद यानी कि एडिपोज टिश्यू, ग्रानम यानी कि नोज, ठीक है, जीवा यानी कि टंग, ये सब जो है क्या बताए गए हैं? कफ के स्थान बताए गए हैं, ठीक है। अब आपको गाइस इसके साथ साथ ये किसके श्लोक में बता देती हूँ। अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट श्लोक है, चैप्टर नंबर 12 का सेकंड श्लोक है, चैप्टर नंबर 12 का थर्ड श्लोक है, ठीक है। ये आपको याद करने हैं। एंड अब हम देखते हैं वात के प्रकार। अगर हम वात के प्रकार की बात करें तो देखिए वात के प्रकार जो होते हैं 5 होते हैं। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। हम इन्हें गाइस डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर होते हैं, इनका स्थान कहाँ पर है और इसका कार्य कहाँ पर है। अपने ट्रिकी टेबल से पढ़ेंगे क्योंकि हमें कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है गाइस। तो ध्यान से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है। नाम, यहाँ पे नाम लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए
प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। यहाँ पे स्थान देखिए, स्थान में क्या क्या है यहाँ पर। जो प्राण वायु है, प्राण वायु का स्थान मतलब कहाँ पर ये रहती है, मूर्धा यानी कि सिर में रहती है, कंठ यानी कि थ्रॉट गले में रहती है, उर यानी कि चेस्ट में रहती है। इसका काम क्या होता है प्राण वायु का? प्राण वायु का काम होता है बुद्धि, इंद्रियां, मन, हृदय तथा धमनी आदि का धारण करना। मतलब ये सब चीज़ों को धारण करती है। किसे? बुद्धि को, इंद्रियों को, मन को, हृदय को और धमनियों को, इन सबको क्या करती है? धारण करती है। और इसका कार्य अगर विशेष रूप से देखा जाए तो षष्ठी वन यानी कि स्पिटिंग थूकना, शब्द छींकना, उद्गार डकार लेना, श्वास उच्छ्वास मतलब कि रेस्पिरेशन और इंस्पिरेशन, ठीक है, अन्न का प्रवेश करना, अन्न का प्रवेश यानी कि निगलना, ये सब कार्य किसके होते हैं? प्राणवायु के। इसके बाद आता है उदान वायु। उदान वायु कहाँ पे रहती है? उर प्रदेश यानी कि चेस्ट में, कंठ थ्रॉट में, नाभि एम्बिलिकल रीजन में और नासिका यानी कि नाक में, ठीक है। अब इसका कर्म, अगर हम इसका कर्म देखें तो इसका कर्म क्या होगा? बोलना, बोलना ऐसा कर्म है। मैं अगर इसका इम्पोर्टेंट देखा जाए तो बोलना ऐसा काम होता है। प्रयत्न, ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, बल शक्ति, वर्ण, ठीक है, स्रोतसों का प्रीणन करना, प्रीणन यानी कि तर्पण करना, ठीक है, और बुद्धि, ये सब काम किसके हैं? उदान वायु के हैं। अगर हम समान वायु के काम देखें, इनका स्थान कहाँ होता है? जाठर अग्नि, पाचक अग्नि के समीप होता है। अन्न को ग्रहण करने का काम करती है, ये खाने को पचाने का काम करती है, विवेचन में काम करती है। विवेचन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सार को किट से अलग करती है। सार क्या है और किट क्या है? आपने मेरा जो लेक्चर है रस धातु के ऊपर ये आपने देखा होगा तो आपको पता है सार और किट क्या है, ठीक है। इन्हें क्या करती है? अलग करने का काम करती है सार और किट को। मूत्र मल को नीचे प्रवृत्त करना, मतलब कि मूत्र, जो मूत्र होगा या मल होगा यानी कि यूरिन को और स्टूल को नीचे की तरफ धक्का देने का काम करती है, ठीक है। अब आता है व्यान वायु। व्यान वायु का स्थान आपको याद रखना है, क्या होता है? हृदय होता है और पूरे शरीर के अंदर गति करती है, पूरे शरीर के अंदर गति करती है ये। कौन? व्यान वायु। गति करना काम है इसका। अवक्षेपण यानी कि अंगों को, मतलब जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, नीचे करना, या फिर उत्क्षेपण यानी कि अंगों को ऊपर ले जाना, जैसे कि अंगों को नीचे ले जाना और अंगों को ऊपर ले जाना, ये काम किसका होता है? अब व्यान वायु का होता है। निमेष और उन्मेष। निमेष उन्मेष किसे बोला जाता है? निमेष उन्मेष बोला जाता है पलक का गिराना और पलक का उठाना। ये सब कार्य किसके होते हैं? व्यान वायु के होते हैं, आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं अपान वायु। अपान वायु का स्थान कहाँ है? गुदा में है। अगर इसे कार्य देखें हम, कार्य क्या होते हैं इसके कर्म? श्रोणी यानी कि पैल्विक रीजन, वस्ती, मेड़ और उरु प्रदेश में विचरण करती है। शुक्र, आर्तव, शक्रद, मूत्र, गर्भ को शरीर से बाहर निकालती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि शुक्र, स्पर्म को, आर्तव, ओवम को, इन सबको बाहर निकालने का काम कौन करती है? अपान वायु। देखिए गाइज, अब आपकी स्क्रीन पर एक पिक आ रही होगी, उसे देखिए ध्यान से, आपको उसमें स्थान जो है वो क्लियर हो जाएंगे। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान के, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसको, और यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से इनके स्थान जो हैं याद रखते हैं, ठीक है गाइज। देखो, प्राण वायु का कहाँ पर आ रहा है? सिर में, ठीक है। उदान वायु का चेस्ट, और समान वायु का जाठर अग्नि, और व्यान वायु का हृदय में, और अपान का गुदा में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इन्हें। देखिए गाइज, अब इसके बाद देखते हैं हम पित्त के स्थान और कर्म और उसके भेद, ठीक है। पित्त, अगर हम पित्त को देखें, इसके 5 भेद होते हैं: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। अगर इसके स्थान की बात करें हम, ये कहाँ पर होता है? देखिए, स्थान अमाशय और पक्वाशय के मध्य में, यानी कि मध्य गृहिणी। गृहिणी किसे बोला जाता है? ड्यूडेनम को। जब हमारा स्टमक होता है, स्टमक होता है हमारा, यानी कि ऊपर की तरफ होता है वो स्टमक, देखिए आपको पता है जो हमारा स्टमक होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जो स्टमक होगा, स्टमक के बीच में, मतलब स्टमक, अमाशय और पक्वाशय यानी कि इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में क्या आता है? ड्यूडेनम, गृहिणी। तो यहाँ पर इसका स्थान होता है, किसका स्थान होगा? पाचक पित्त का, ठीक है। अब देखिए इसका कर्म क्या होता है? दहन करना, पाचन करना, मतलब खाने को डाइजेस्ट करना। और जो सार और किट होता है उसका विभाजन करता है, ठीक है। और पित्त को बल प्रदान करता है, मतलब पित्त को ये शक्ति देता है। रंजक पित्त का काम क्या होता है? ये अमाशय में इसका स्थान है, और इसका काम जो होता है रस धातु को रंगता है। रस धातु को रंगने का काम, मतलब जो रस धातु है, रस धातु को रंगेगा। देखिए गाइस, जब मैंने आपको रक्त धातु पढ़ाई थी तो रक्त धातु में मैंने आपको बताया था कि रस से रक्त कौन बनाता है? रंजक पित्त। तो यहाँ पे रंगने का काम करता है, यानी कि रस को ये कलर देता है और ये
रक्त के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद आता है साधक पित्त। जो साधक पित्त है उसका वो कहाँ पर रहता है, उसका स्थान है हृदय में। और कर्म क्या है उसका, बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि के द्वारा अभिप्रेत विषय को सिद्ध करता है। यानी कि ये मोटिवेशनल थॉट हो गए, बुद्धि को, इन सब चीज़ों को क्या करता है, आपको बढ़ाता है, ये सिद्ध करता है, ठीक है, कार्य करता है इसका। अब आलोचक पित्त। जो आलोचक पित्त का स्थान होता है वो नेत्र यानी कि आइज में रहता है, रूप को दिखलाने का काम करता है। यानी कि जब हम देख सकते हैं, किसकी हेल्प से देख सकते हैं, आलोचक पित्त की हेल्प से। भ्राजक पित्त जो होती है वो त्वचा पर, उसका स्थान त्वचा है, त्वचा का दीपन करता है, मतलब त्वचा को अच्छा चमकदार बनाकर रखता है। देखिए गाइज, आपकी स्क्रीन पर एक पिक आ रही होगी, उसमें आपको पित्त के स्थान जो हैं वो इजीली देखने में समझ में आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर होते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसे अच्छे से इसी तरीके से याद करना, ठीक है। उसके कर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए गाइज, इसके बाद देखते हैं हम कफ के भेद, स्थान एवं कर्म। तो कफ के 5 भेद होते हैं, अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ। अब हम इनके स्थान देखेंगे, फिर से कर्म देखेंगे। तो अवलंबक का जो स्थान होता है वो होता है उर प्रदेश यानी कि चेस्ट। कर्म देखते हैं हम, उर प्रदेश में रहता हुआ अपनी शक्ति से त्रिक का और अपनी तथा अन्य की शक्ति से हृदय का अवलंबन करता है। अब देखिए अवलंबन, जो ये अवलंबन होता है, अवलंबन का मतलब क्या होता है, अवलंबन का मतलब है सपोर्ट करना, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। और इसके आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और जल के द्वारा कफ के अन्य स्थानों का अवलंबन करता है। जो उर प्रदेश में अवलंबक कफ रहता है वो क्या करेगा, वेस्ट हमारी कमर को और हमारे हृदय को क्या करता है, उसका सपोर्ट करता है। किससे है सपोर्ट करेगा, जो हम आहार रस लेते हैं, जो हम आहार रस लेंगे उससे जो रस की उत्पत्ति होती है उसी से क्या करता है, मतलब ये शक्ति देता है हमारे हृदय को, ठीक है, और उसको सपोर्ट करता है। अब इसके बाद में आता है क्लेदक कफ। जो क्लेदक कफ का स्थान क्या है, अमाशय, और ये करता है अनसंगात को क्लीन करता है। ये क्या करता है, अनसंगात को क्लीन करता है। क्लीन का मतलब जो होता है वो होता है गीला करना, मतलब कि गीला करता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए बोधक कफ। बोधक कफ का क्या काम है, ये जो रहता है, पहले इसका स्थान देखते हैं, ये है रसना, यानी कि हमारी रसना टंग पर रहता है, ठीक है, टंग पर रहेगा ये, और मधुर आदि रसों का ज्ञान, मतलब कि हमें ज्ञान कराता है। बोधक कफ का मतलब है बोध कराना, बोध यानी कि ज्ञान कराना, हमें ये ज्ञान कराता है। किस चीज़ का ज्ञान कराएगा, टेस्ट का, जैसे मधुर टेस्ट है या लवण है या फिर कटु तिक्त कषाय है, तो उसका क्या कराता है, बोध कराता है। इसके बाद आता है तर्पक कफ। तर्पक कफ जो होता है वो सिर में रहता है, चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है, यानी कि तर्पण करेगा। तर्पण का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और इसका स्थान क्या होता है, हेड में। अब आता है लास्ट श्लेषक कफ। श्लेषक कफ जो है उसका स्थान बताया गया है पर्व के अंदर। पर्व किसे बोला गया है, पर्व बोलते हैं जॉइंट को, ठीक है, ये जॉइंट में रहता है यानी कि संधियों में रहता है, और अस्थि संधियों मतलब बोन जॉइंट का संश्लेषण करता है, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उन्हें सही से रखता है, ठीक है। देखिए गाइज, आज हमने इस वीडियो के अंदर वात के भी, पित्त के भी, कफ के भी भेद भी पढ़ लिए, स्थान भी पढ़ लिए, कर्म भी पढ़ लिए, और सब कुछ अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं, ठीक है गाइज। और रही बात इनके श्लोक की, तो गाइज देखिए, अगर आपको अवलंबक कफ का, क्लेदक कफ का, बोधक कफ का, तर्पक का और श्लेषक मतलब कि वात पित्त कफ सबके टाइप्स के श्लोक याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा, आप याद कर लीजिएगा। वरना आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया, ये वायु का स्थान, पित्त का स्थान और कफ का स्थान, इसके श्लोक तो आपको याद ही करने हैं। चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्लोक है, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, कुछ भी, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एंड आपको एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाएंगे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।